Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. श्रोताओं नमस्कार। आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी 22 सितंबर 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को सरिता सोनी का साप्रेम नमस्कार। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। आतिशी बनी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 24 सीटों पर 58.85% मतदान हुआ। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी। पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी मामले की जांच FSSAI के द्वारा की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। आरजी कल कोलकाता केस में 42 दिनों के बाद काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर्स। अब समाचार विस्तार से। केजरीवाल ने जेल में लगभग 6 माह तक रहने के बाद 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद 15 सितंबर को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा था कि वे 17 सितंबर को इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और उसी दिन आतिशी आप विधायक दल की नेता चुनी गई, जहां राजनिवास को उनके सीएम बनने का प्रस्ताव भी दे दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार कर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर इलेक्शन पहले चरण के वोटिंग में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की इस वोटिंग संपन्न हो गई। मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पहले चरण के लिए 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इस पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। उसने इस साल के आरंभ में अपनी 18,626 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। पीएम मोदी शनिवार को अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान वह क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध वेंकट स्वामी मंदिर में प्रसाद के लिए लड्डू को बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पूरे मामले की जांच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों ने 42 दिन का प्रदर्शन करने के बाद काम पर लौटने का फैसला किया। जूनियर डॉक्टर्स केवल इमरजेंसी ड्यूटी पर लौटने के लिए राजी हुए हैं। ओपीडी अभी भी बंद रहेगी। अब समाचार बाजार से। इस सप्ताह स्टैंडर्ड सोने का भाव 73,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। रुपए के मुकाबले यूएस डॉलर की विनिमय दर 83 रुपये 48 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 56 रुपये 82 पैसे रही। यह थे इस सप्ताह के समाचार। हर हफ्ते नवीन समाचारों के लिए रेडियो दर्पण से जुड़े रहें। समाचार सुनने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद सरिता जी।
श्रोताओं दर्पण रेडियो प्रोग्राम पे आप सबका स्वागत है। तो राजेश जी श्रोताओं, आज मेरी तरफ से भी आपको जी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। आज हमारे साथ में हमारी खास मेहमान भी आई हैं, संध्या जी। तो संध्या जी प्रोग्राम की शुरुआत ही मुझसे कर रहे हैं कि ढेरों ढेरों बधाइयाँ। दर्पण रेडियो के श्रोताओं को मेरा प्रणाम और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। और एक खुशखबरी है कि मेरे इलेक्शंस ख़त्म हो गए और मैं वापस स्ट्रैथविल काउंसलर जैसे इलेक्ट हो गई हूँ जी। लेकिन संध्या जी ये तो शुरुआत है, मैं तो ऐसे मानता हूँ। मुझे तो मतलब उसमें कोई शक ही नहीं था, किसी को भी एक्चुअली शक नहीं था। लेकिन आज जो हमने आपको स्टूडियो में बुलाया है वो आप आई हैं हमारे लिए। काफ़ी कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जो शायद थोड़ी सी अलग होंगी। आपका जो टेन्योर है उसमें जो आप काम करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी अलग हट के भी बातें करेंगे संध्या जी से। और हमारी रैना, हमारी यंग गन हैं हमारी कई यंग गन हैं, तो उसमें से एक आप भी हैं रैना जी, भी आ गई हैं स्टूडियो में। काफ़ी समय बाद आप आई हैं, तो आपका भी स्वागत है। सो रैना जी, आज आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या आज का विचार लेके आई हैं? आज का विचार है All souls are potentially divine and all souls are equal। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग तो है कि सब लोगों को सबसे रिस्पेक्ट के साथ में बात करना चाहिए। कोई किसी से ऊपर, बड़ा, नीचे ऐसा कुछ नहीं है। सबको रिस्पेक्ट म्यूचुअली देना चाहिए सबको। लेकिन इसमें एक थोड़ा डीपर भी मीनिंग है। अपने को खुद भी वही सेम रिस्पेक्ट खुद को देना चाहिए कि अपने पास अपना सोल में कितना पोटेंशियल है, अपन जो चाहे मन लगा के कर सकते हैं। अपन भी किसी से नीचे नहीं है। तो अगर अपने को कुछ भी करना है, डर के नहीं लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपन जैसे प्रोग्राम सुनते जाएंगे और टॉपिक्स अपन रिवील करते जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि ये विचार आज का कैसा अपन एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं सब लोगों के लिए। श्रोताओ, आप हमारी रैना जी को बताइएगा कि कैसा आपको लगा उनका विचार। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, मैं तो ये जानता हूँ। लेकिन फिर भी जो है ना कि सब आत्मा बराबर हैं। ये अब आत्मा तो ठीक बराबर होगी, लेकिन क्या सब इंसान बराबर हैं? इसमें मैं चाहूँगा कि श्रोता हमें अपनी राय दें। सब के पास वही पोटेंशियल है। सब एंड ऑफ द डे लिविंग बीइंग्स ही अपन। नहीं, लेकिन बात तो सही है आपकी। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि श्रोताओं, आप प्लीज़ ज़रूर इसको थोड़ा सा एड्रेस करिए अपने जो मैसेज आप डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421590791। और प्रश्न है कि क्या सब लोग सच में बराबर हैं? तो ऐसी एक भजन सुनते हैं जी, और बिल्कुल भजन सुनते हैं। और उसके बाद जिन्होंने ये भजन गाया है जी उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले भजन सुन लें, उनकी इंट्रोडक्शन देंगे और श्रोताओं को भी अपने आप समझ में आएगा कि हम किस अभी आप बात कर रहे हैं। हाँ, अभी आप बता नहीं सकते हैं कि अभी नहीं, अभी कुछ सस्पेंस है। और जो हमारा करी मास्टर का जो करी मास्टर के नहीं, अभी कलर्स ऑफ इंडिया वाला जो पहेली है जिसमें $50 का वाउचर भी देने वाले हैं। जी। तो वो भी हम तभी बताते हैं। तो
रंग चोला साजे, मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे, मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे, मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे, मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे, मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। श्रोताओं, एक नया भजन है, कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो राजेश जी श्रोताओं, तो आपने सस्पेंस को खोल दीजिए। सुना, और भजन में जिनकी आवाज़ थी, जिनकी बुलंद आवाज़ थी, आज का जो म्यूज़िकल प्रोग्राम है ये हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। और अभी फ्राइडे को यानी कि 27 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि आ रही है। तो उस महान आवाज़ की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने कि बहुत सारी पीढ़ियों को, इवन आज की पीढ़ी भी उसमें शामिल है, अपने सुरों से महकाया। और जिनके गीत, जिनकी बुलंद आवाज़, जिनका स्वर हर दिल को छू जाता था। आपको याद होगा B.R. चोपड़ा कृत महाभारत, जिसमें ओपनिंग लाइन जी जो शीर्षक गीत आया करता था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, वो भी उन्होंने ही स्वर दिया था उसको। तो हम श्रोताओं आज याद कर रहे हैं उस महान कलाकार को, महेंद्र कपूर जिनका नाम है, लेकिन उनका नाम जो है वो हर गीत सुनने वाले या संगीत को पसंद करने वाले के दिल में छपा हुआ है। तो उन्होंने अपनी आवाज़ में ना सिर्फ हिंदी सिनेमा, भजन, इवन नात,
तो उस तरह से इतनी वर्सेटाइल आवाज़ और इतना वोकल हाई था सर, उनका वोकल इतना हाई था कि आज तक उनको कोई कॉपी नहीं कर पाया। अच्छा, आप देखें मोहम्मद रफ़ी साहब के जो है फॉलोअर्स हैं या उनकी स्टाइल में गाने वाले लोग हैं, बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिल जाएंगे। किशोर कुमार की कॉपीज, क्लोन बहुत आ चुके हैं जी, ठीक है। लेकिन आपको मुकेश जी के भी हैं, हमने देखा बाबला मेहता, उन्होंने फिल्मों में भी गाया, बट इनका क्लोन अभी तक नहीं आया। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका वोकल रेंज इतना हाई था। और रफ़ी साहब के ये चेले थे, और रफ़ी साहब जिनके गुरु हों और रफ़ी साहब का सानिध्य जिनको मिल जाए, बड़े गुलाम अली साहब, उनका सानिध्य जिनको मिल जाए, इसका मतलब उन्होंने हीरे को पहचाना होगा। सही बात। तो हीरे को पहचान के फिर उसके बाद इन्होंने अपना एक औरा जो है, अपनी वोकल क्षमता जो है उसको पूरा करके तो फिल्मों में राज किया और एंड तक। जी राजेश जी की बात में मैं ऐड करना चाहूंगी। मैं भी थोड़ा सा इनके बारे में, महेंद्र कपूर जी के बारे में देख रही थी। आप भी उनकी फैन लगता है। बहुत बड़ी। और मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी भेजी है राजेश जी को, एक गाना मेरे लिए भी बजाने के लिए। तो महेंद्र कपूर जी करियर के पूर्व में ही अपने मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता जीती थी इन्होंने, जिसके जो जज थे नौशाद अली थे, जिन्होंने फिल्म सोहनी महिवाल के गीत 1957 की बात जी चांद छुपा और तारे डूबे जो गाना था वो महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। तो श्रोताओं, आपको मौका मिले तो वो सोहनी महिवाल का गाना ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गीत है। आधा है चंद्रमा, राधा दी, वो बहुत गाने हैं, लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं। जी वो सब मैंने मेट्रो जो उन्होंने जीता था, उस समय रियलिटी शोज हुआ नहीं करते थे, तो 1957 में ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। तो आज हम श्रोताओं सारे गाने भी उन्हीं के बजाने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सारे तो नहीं बजा पाएंगे। देखें, सारे बजाएंगे लेकिन सारे नहीं बजाएंगे, वाली बात है, उनको डिस्कस करने के लिए जितना संभव होगा उतना। जी। रैना जी, आपने इनके बारे में सुना? महेंद्र कपूर का नाम सुना आपने? नहीं, पहली बार सुन रही हूँ, तो बहुत सीखने को मिल रहा है अभी। मुझे आपके चेहरे से लग रहा था। पूछूंगा, आपने ये सॉन्ग सुना है, मेरे देश की धरती? सोना उगली, उसके गायक और उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मेरे देश की धरती सोना उगले। तो हाँ, वो राष्ट्रीय पुरस्कार। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म में वो बोलती है ना, वो गाती रहती है देश की धरती, और उसका सन बोलता है मामा व्हाट इज दिस देश की धरती। हाँ, ये वो ही गाना है जिसके लिए महेंद्र कपूर की आवाज़ एक पहचान बनी, और ये गोल्डन सॉन्ग है। अगर हम भारत के विषय में कभी कुछ वर्णन करना चाहते हैं, पूरब और पश्चिम मूवी के तो सारे ही गाने लेजेंडरी हैं। आज भी देखें, कोई देशभक्ति का प्रोग्राम हो तो ये इसके बिना पूरा नहीं होता, बगैर पूरा ही नहीं होता वो। जी बिल्कुल। तो रायसी, आप काफ़ी कुछ उनके बारे में लेके आए, लेकिन एक काम कर दें, क्या पहेली हम लोगों को अभी बता दें, इससे को ढूंढ सके? पहेली जरूर बताएंगे, पहेली जरूर बताएंगे। और पहेली जो है महेंद्र कपूर साहब के साथ ही जुड़ी हुई है। जैसा मैंने बोला कि वो रफ़ी साहब के बहुत फैन थे। सोताओ थोड़ी सी कठिन पहेली है, इसलिए अभी आपको शुरुआत करा देते हैं। उनके गुरु देखें आज कौन चैलेंज को स्वीकार करता है। जी। तो रफ़ी साहब उनके गुरु थे, बट एट द सेम टाइम रफ़ी साहब को इंडस्ट्री के रूल्स का भी पता था कि अगर हम लोग साथ में गाएंगे तो हो सकता है गुरु चेले का जो रिलेशनशिप है कहीं पे उसमें पैसा ना आ जाए, या कोई उसमें दरार ना आ जाए, कोई प्रोफेशनली उस तरह से वैसा ना हो जाए। तो उन्होंने ये उसूल बनाया कि यार तुम और मैं इकट्ठे नहीं गाएंगे, जो कि महेंद्र कपूर साहब ने भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा आपकी बराबरी में मैं कभी गा ही नहीं सकता। जी, क्या बात है। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि एक सॉन्ग में दोनों की आवाज़ इकट्ठी आई। दैट्स द ओनली ड्यूएट जो उन्होंने गाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर किया, उसके पीछे की स्टोरी वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली दोनों ने वो गाना साथ में गाया विदाउट नोइंग कि ये अपना पार्ट गा रहे हैं और मैं अपना पार्ट गा रहा हूँ। उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, मैं रिवील करूँगा जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो ऐसा कौन सा सॉन्ग है, हम श्रोताओं से ये पूछेंगे कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो कि महेंद्र कपूर साहब ने और रफ़ी साहब ने इकट्ठे प्लान नहीं किया, लेकिन उन दोनों की आवाज़ों में वो सॉन्ग आया फिल्म में। तो फिल्म का नाम और गाने के बोल। हाँ, तो श्रोताओ पहले ये है कि ऐसा कौन सा गाना है जो महेंद्र कपूर जी ने और रफ़ी जी ने मिल के गाया है।
उसके बोल और फिल्म का नाम। हाँ, उस फिल्म एक दो आप क्वेश्चन पूछ रहे तो थोड़ा ज्यादा कर रहे कुछ भी चलेगा। नहीं, हमें हमारे श्रोताओं पे पूरा विश्वास है, वो फिल्म का नाम भी बताएंगे और गाने के बोल भी लिख के भेजेंगे। ठीक है, चलिए आप ऐसे कर देखें कैसे जाते हैं, कितना लोग कर पाते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम ऐसे रखते हैं कि दोनों आपको प्रश्न का जवाब देना होगा कि और दोनों में से एक भी देंगे तो चलेगा। मैं यही कह रहा था, लेकिन आज चलो आपने दोनों में से एक भी आएंगे लीनियंसी कर दी तो अच्छा। दोनों ड्राफ्ट लॉट्स में हम उनको भी शामिल करेंगे। और हम एक और प्रार्थना करना चाहते हैं अपने श्रोताओं से, जिन लोगों ने अब तक ये हमारी पहेली जीती है और कलर्स ऑफ इंडिया में वो होके आए हैं, तो अपना अनुभव भी हमें शेयर करें ना। बिल्कुल, ऐसी भी क्या बात है, कम से कम और लोग भी जाने कि कैसा खाना था, कैसा उनका अनुभव रहा। और अभी एक और काम हुआ है, वो गर्मा गर्म जलेबी बाहर बना रहे हैं, तो जैसे कि वो हैरिस पार्क में होता है उसी किस्म का, तो वो भी तो बिल्कुल उन्होंने माहौल बनाया हुआ है करोल बाग जैसा। कि जो श्रोता दिल्ली के नहीं है उनको मैं बता दूं, करोल बाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाने पीने के, कपड़े का तो होता है लेकिन खाने पीने का भी होता है, तो सामने बन रहा होता है, जैसे छोले भटूरे सामने बन रहे हैं। जलेबी का नाम आते ही माहौल बन गया दिमाग में खाने का। कोई बात नहीं, आज जिसको डायबिटिक है तो सुन के आप जाइए और शुगर फ्री जलेबी खाइए। शुगर फ्री जलेबी। तो आप एक काम करेंगे, एक हम इनका गाना भी सुनते हैं, फिर हम अपने संध्या जी को जो है ना लेके आते हैं, काफी उनसे सीरियस बातें करनी। तो कैसा रहेगा राजेश जी? जी बिल्कुल, नीले गगन के तले। नीले गगन के, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ये गाना अपने आप में सर एक मिसाल है। इसको तो सुनते ही हम उन वादियों में चले जाते हैं। जी वो इसका फील मीन्स सुनने से ही हम एकदम से विजुअलाइज करते हैं और हम उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, जैसे कि हम किसी वैली में हैं और वहाँ का माहौल, पेंटिंग बना सकते हो आप बेसिकली, फॉगी सा माहौल, ठंड। इस गाने को सुन के हम पेंटिंग बना सकते हैं। जी, तो सुन लेते हैं पहले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओ, जैसे कि हमने बताया था कि हम अपनी संध्या जी से बात करते हैं। संध्या जी पुनः आपको आपके काउंसिल की तरफ लेके जाना चाहेंगे। तो चूँकि आप डिप्टी मेयर थी, आपने काफ़ी कुछ काम भी करा होगा। पिछले बार में हमने पूछा भी था कि कैसा रहा, आगे क्या करेंगे ये सब, लेकिन फिर से मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप मेयर बनती हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? पहले तो री इलेक्ट होने पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। फर्स्ट टाइम में मुझे ये लग रहा था कि पहली बार था, मैं लर्न कर रही हूँ, तो मेरे को एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा था। पर इस बार मुझे वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। मुझे हर कदम पे खुद को प्रूव करना है और मेरा एक्सपीरियंस दिखाना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और इस बार कुछ डिफरेंट भी है कि जिन्होंने मुझे वोट किया उनको तो मैं आंसरेबल हूँ, क्योंकि एक बार जब हम लोग शपथ ले लेते हैं, हम सभी के लिए शायद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने हमें वोट नहीं किया, क्योंकि उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तो आप उनको अभी कन्विंस करोगे कि अपना काम दिखाओगे कि आप जहाँ भी हो, किस लिए हो, क्यों हो, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए दे शुड थिंक यस शी वर्कड हार्ड। दो मैंने उनको वोट नहीं किया, पर उन्होंने काम सही किया। तो वोट के लिए नहीं, पर दिखाने के लिए कि आपको जो डाउट था आप में कि आपने हमें वोट नहीं किया, वो डाउट को हटाना चाहते हैं। भले ही आप वोट किसी को भी दे, पर हम सबका साथ चाहते हैं। मैं थोड़ा अपने प्रश्न को ट्विस्ट करता हूँ थोड़ा सा कि आप स्ट्रैथफील्ड की मेयर हैं, तो अभी स्ट्रैथफील्ड आपका हो गया, ठीक है, और जो भी हित करेंगे स्ट्रैथफील्ड के लिए तो सबका हित हो गया जी, है ना, कोई उसमें ये तो है नहीं। तो ऐसे कैसे आपके जो प्रोग्राम होंगे, क्या आपका प्लानिंग होगा? इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी, क्या आप ऐसा चेंज करना चाहेंगे? एक चीज़ अगर हो सके, अगर हमें मेजॉरिटी मिलता है तो हम रेसिडेंट्स के लिए रेट जो बढ़ रहा है, काउंसिल रेट, उसको फ्रीज करेंगे सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए। और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया जो है, मतलब जो लोग रहते हैं जिनके घर है, जो काउंसिल रेट्स भरते हैं, हाउस ओनर्स। पर जब क्योंकि स्ट्रैथफील्ड में हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया भी है और कमर्शियल एरिया भी है, तो हम उनको नहीं घटाना चाहते हैं, उनका एज यूजुअल रखेंगे। और सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए हम फ्रीज करने के लिए वी विल डेफिनेटली ट्राई। वो हमारा इलेक्शन का एजेंडा भी था। हाँ, और जो लोग ने रेंट पे जैसे दिया है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ लैंड ओनर भरते हैं वो। मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ऐसा नहीं कि आपको कि आप रेजिडेंस का मतलब आप रहो भी नहीं, आप रह सकते हो सिर्फ काउंसिल रेट्स जिनके प्रॉपर्टी स्ट्रैथफील्ड लोकल गवर्नमेंट एरिया में है, उन्हीं को फ़र्क पड़ता है। अगर आप सिटीजन हो फिर भी आप अगर रेंट कर रहे हो तो आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा एक इंफॉर्मेशन सेशन एटलीस्ट हर महीने या फिर हर दूसरे महीने में हम करना चाहते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं, बाकी काफ़ी काउंसिल्स करते हैं। ये ओपन इनविटेशन होगा सारे रेसिडेंट्स के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड क्राइम,
कि आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है, कहीं कॉल करना है, तो कहाँ पे जा सकते हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। काफ़ी लोग हैं जो फाइनेंशियली प्रेशर है, जो ओपनली बाहर नहीं आ सकते, फ्री मील्स है, कोई नया मूव हो रहा है, माइग्रेंट्स है, तो उन्हें हेल्प चाहिए। फर्नीचर भी मिलता है यहाँ पे फ्री में, अगर आप करेक्ट थ्रू चैनल जाओ तो आपको पता लगना चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को हम, मेरा मोटिव होगा कि सबको कंसोलिडेट करके हर 1-2 महीने में एक सेशन ओपन करें ताकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो। अवेयरनेस प्रोग्राम शॉर्ट हो गया, लोकल अवेयरनेस प्रोग्राम। आप काउंसिल को लोगों के पास हम लेके जाना चाहते हैं? काउंसिल में लोग को काउंसिल के पास में है, आप काउंसिल को लोगों के पास में लेके जाना चाहते हैं। एक वो है, और एक बड़ा स्टिग्मा भी है लोगों को पूछने में मदद। और सब लोग सोचते हैं कि स्ट्रेथ में सब लोग बहुत अमीर है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे घर है, $1 मिलियन के घर है, ये सब सही है। एट द सेम टाइम जो रेंट पे रहते हैं, काफ़ी लोग डू गो थ्रू फाइनेंशियल प्रेशर, तो उनके लिए आगे आके पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आप खुद ही से दे रहे हो तो जब उन्हें चाहिए वो यूज़ करेंगे। सही बात है, सही बात। 2-4 चूँकि मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंट हूँ, तो एक तो जैसे है कि लोग जैसे दूध लेने के लिए, पेपर लेने के लिए गए, ब्रेड लेने के लिए गए, उनको कार से जाना पड़ता है। अगर साइकिल का पाथ हो तो लोग साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कई आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। 2-3 किलोमीटर का जैसे अगर रेडियस में लोग आना जाना चाहें, एक स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से एक साइकिल का पाथ आ रहा है, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा पर वो आ रहा है। जब वो पाथ आ जाएगा तो होमबुश में बहुत इजी हो जाएगा। वो परमानेंटली एक डेडिकेटेड लेन फॉर साइकिल है, पर वो स्ट्रेथफिल के सेंटर में नहीं जाएगा, वो होमबुश में घूमेगा कहीं पे भी। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग आ जा सकते हैं, तो आपकी काफ़ी बड़ी, और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हाँ एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। तो जी इट इज़ कमिंग, पर मैं और जो टाइमलाइन नहीं, जो प्राइस बर्डन, जो महंगाई वगैरह भी सब आपकी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ और जो पेंडिंग चल रहा था पिछले टेन्योर का, जो इस साल में आप करना चाहेंगे? पेंडिंग तो नहीं कर सकते, पर बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं। जो भी आइडिया है, जो भी एजेंडा है, जो भी हमारा मोशन होगा, वो पब्लिक से निकलता है। लोग आएंगे, आपको ईमेल करेंगे। शायद हम ट्री पॉलिसी को फिर से थोड़ा सा और रिव्यू करना चाहेंगे अगर ये टर्म में। काफ़ी कुछ रिव्यू हुआ था, पर अभी भी काफ़ी सारे रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम्स है ट्री से, उनके खुद के ट्री से और नेबर के ट्री से। तो उसको और थोड़ा सा रिव्यू करने की। वो ट्री जो रूफ में जा रहे हैं, उनका मतलब आप या तो ट्री को बचाओ या इंसान को बचाओ, ये आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, इसको और थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहिए होगा करंट पॉलिसी को। उसको काफ़ी अमेंड किया गया है मेरे पिछले टर्म में, पर शायद और थोड़ा सा काम बाकी है ट्री पॉलिसी में। जी और बहुत अच्छा। आज हम और भी जो हमारे विनर हैं, एक समीर पांडे जी, उनसे भी मैं बात करूंगा। रीना जेठी से भी मैं बात करूंगा श्रोताओं, तो उनसे भी मुझसे यही प्रश्न उनके साथ भी रहेंगे मेरे कि ऑन द स्पॉट वैसे लाने की कोशिश नहीं करता, उनको मैंने बता दिया था। लेकिन श्रोताओं, अगर आपका भी कोई प्रश्न है आप हमसे ज़रूर बताइए, तो आपके ब्याह पे हम वो प्रश्न लेना चाहेंगे और संध्या जी से भी पूछना चाहेंगे। संध्या जी, बाद में हम एक ऐसा प्रयास करते हैं कि कैसे हम अब चूँकि आप हो गए, तो कैसे आप हमारे जो यंग लोग हैं, अगर मैं उनकी बोलूँ, यंग का मतलब मेरा डेफिनेशन बिल्कुल भी ये नहीं कि टीनेजर है। यंग कोई भी हो सकता है, 60 साल का भी हो सकता है। जो अपने आप को यंग समझे, मैं समझता हूँ वो यंग है। क्यों ऐसे, इसमें मैंने गलत तो नहीं बोला? आप बताइए संध्या जी। मैं नहीं, सही है कि आप कौन सा काम कब शुरू कर रहे हो। अगर मैं आज ड्राइविंग सीख रही हूँ तो मैं आई एम यंग ड्राइवर। मेरी उम्र का मतलब नहीं बनता। तो आप जो भी काम नया शुरू करते हो वहाँ पे आप यंग होते हो। जी जी। तो नए जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या हमारे, और कैसे वो आपको संपर्क कर सकते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि संभाव एक ऐसा बन जाए, एक जैसे आपने बोला ना कि आप 2 महीने में या 1 महीने में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे, ऐसे आप
राजनीति में हमारे यंग लोग कैसे आए, उसके बारे में सब लोगों से मिलके एक अगर हम करें कि भाई कैसे उसको पहले तो विचार हमारा चेंज करना चाहिए कि पॉलिटिक्स मेरे मतलब का नहीं है, या फिर पॉलिटिक्स काफ़ी डर्टी है जिसमें मैं पैर नहीं रखना चाहती हूँ, ये बात नहीं है। पॉलिटिक्स नॉर्मल लोगों के लिए है, हमारी नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल है। बस आप पहले अपने विचार को सेट कर लो, फिर आप देखो कि कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करती है, क्या पॉलिसी है, क्या है। आप हर लेवल पे इन्वॉल्व हो सकते हो, आपको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी ए वॉलंटियर, यू कैन बी ए पॉलिसी मेकर। आप अपने हिसाब से आप जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो जुड़िए खुद के लिए, लाइक आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, और आप एक चेंज के लिए आप भी एक मायना में आ सकते हो। जी सही बात है। मैं राजेश जी को कह रहा था कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स तो आप में इंटरेस्टेड है ना। बिल्कुल। उसको कैसे संभालोगे? तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में उसके बाद में हम गाने के बारे में बताएंगे ना। बिल्कुल। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो राजेश जी तो ये गाने के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, ये सॉन्ग जो है हम वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हों एक देशभक्ति का जज्बा जो है वो जगा जाता है। और ये सॉन्ग मनोज कुमार जी की फिल्म थी उपकार, उन पे फिल्माया गया था। और मनोज कुमार जैसे उनका नाम भारत कुमार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देशभक्ति पे मैक्सिमम मूवीज़ बनाई हैं। और उनकी आवाज़ बने महेंद्र कपूर साहब। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, वहाँ से लेके आगे जितनी भी उन्होंने पूरा पश्चिम मूवी, उपकार मूवी, तो उनके साथ एक जोड़ी थी उनकी। देशभक्ति के जितने भी सॉन्ग थे वो सारे वो महेंद्र कपूर साहब से गवाया करते थे। अच्छा। और ये जो सॉन्ग है
ये तो देशभक्ति का प्रतीक बन गया। मुझे नहीं लगता कि जब भी हमारा कोई नेशनल फेस्टिवल होता है उस तरह से, तो वर्ल्ड का कोई भी रेडियो स्टेशन जहाँ पे इंडियन प्रेजेंट होंगे, दे विल नॉट प्ले दिस सॉन्ग। और अगर कोई फंक्शन हो रहा है जैसे इंडिपेंडेंस डे का, या कहीं भी कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है अपने देश की आज़ादी के लिए, या दूसरा कोई नेशनल फेस्टिवल है हमारा, तो ये सॉन्ग ना बजे हो नहीं सकता। तो एक तरह से ये देशभक्ति का प्रतीक सॉन्ग है। और महेंद्र कपूर साहब को ये आइकॉनिक सॉन्ग मिला था और उसी पे उनको ये नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया। तो उनके कैरियर में भी इसका बहुत बड़ा रोल था और हम देशवासियों के लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये गाने अमर हैं सर, अमर है। नहीं, ठीक है। तो श्रोताओं, जैसे कि हमने अपने मैसेज में लिखा था, हमारी राणा जी यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एक वार्ता लेके आई हैं। तो राणा जी। हाँ, तो आज मैं ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करना चाह रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि जो अपने यंग बच्चे हैं उनको अभी से दे शुड स्टार्ट इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, लाइक द UN पॉलिटिक्स। थोड़ी वीक्स पहले वोटिंग का हुआ था, लाइक लोकल काउंसिल वोटिंग्स, एंड मेरे फ्रेंड्स बस ऐसे ही बात कर रहे थे, एंड बहुत सारे तो बस ऐसे बोले, अरे हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम नहीं है किसको वोट देना है, वी डोंट रियली केयर। बट आई थिंक इट इज़ द टाइम टू केयर एज वी आर ग्रोइंग अप। पास्ट हो गया है, प्रेजेंट अपने को वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अपन ही है फ्यूचर, अपन फ्यूचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो वी नीड टू स्टार्ट गेटिंग डीपर इनटू स्टफ लाइक दिस, और खुद के ओपिनियंस फॉर्म करना स्टार्ट करना चाहिए एंड इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करना चाहिए कि अपन कैसा सोसाइटी को आगे बढ़ाए, एंड कैसा अपन सोसाइटी को भी आगे बढ़ाए, और कैसे अपन न्यू इनिशिएटिव्स भी ले कुछ नया करने के लिए। तो UN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 फाउंडेड। इसमें अभी 193 मेंबर्स हैं, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हुआ था ये। अब इंडिया इसमें वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स थे, एंड ऑल्सो इनके पास इंडिया में एक बहुत बड़ा रोल है UN में। वो एक प्रोएक्टिव मेंबर है, और UN जो 4 थिंग्स के लिए स्टैंड करते हैं, इंडिया भी इनको बहुत प्रमोट करते हैं। तो these 4 things are to save succeeding generations from the sausage of war crimes को कम करने के लिए, human rights को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, equal rights men and women for all cultures, all castes, everything को equal करने के लिए, establish conditions where justice can be made, सबका voice heard हो सकता है, ऐसे conditions बनाने के लिए, and also to promote social progress and better standard of living for everyone. तो ये principles हैं। अब India is very very well known for उनके foreign policy के लिए। They have one of the most vigorous and aggressive foreign policies, और उनके बहुत proactive steps हैं how to maintain peace and equality amongst all nations. तो the foreign policy for India has been there to maintain peace and also global security. They are against things जैसे imperialism. उनको democratic system बहुत promote करते हैं for all countries. उन्होंने also बहुत सारे settlements international scale पे उन्होंने coexist किए हैं, and also उन्होंने साथ मिलके जो previously colonized जो countries थे उनको भी यूनिफाई किया है, ये UN में मिलाया है, तो उनके पास, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ के पास में भी एक वॉइस हो, एंड दे आर हर्ड। वो ऑल्सो इंडिया अपने ट्रूप्स को भी देते हैं फॉर एनी पीस कीपिंग पर्पसेस, और नॉट ओनली ट्रूप्स देना, लेकिन इंडिया ने भी बहुत बार खुद के पीस मेकिंग सिचुएशंस को उन्होंने खुद से आगे रह के उन्होंने स्टार्ट किए हैं। जैसे एक श्रीलंका में एक मिशन था 1980s में, बहुत लोग एक्चुअली नहीं जानते इसको। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि ये थोड़ा असाइनमेंट मिला मुझे, तो मुझे रिसर्च करने को मिला ये सब चीज़ों में, कि उन्होंने श्रीलंका में भी ट्रूप्स भेजे थे टू हेल्प श्रीलंका आउट ऑफ अ वेरी स्टिकी सिचुएशन। ऑल्सो इंडिया के जो 4 फ्रंट प्लेयर थे, जो UN में सबसे पहले
सबसे पहले मिले हुए थे was actually नेहरू जी. उनका विजन है कि वर्ल्ड जस्टिस एंड इक्वालिटी, और ये विजन एक्चुअली अभी भी इवॉल्विंग है. नेहरू बिलीव्ड कि एक पेशेंट एंड ग्रेजुअल अप्रोच देना चाहिए ये सोशल बिल्डिंग के लिए, ये इक्वालिटी बिल्डिंग के लिए. एंड उनका फेवरेट लाइन ये पोएट्री से आता था बाय फयाज अहमद, एंड ये लाइन है, लेट अस कीप मूविंग फॉर वी हैव नॉट येट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. नाउ दिस कोट इज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है लेकिन बहुत कुछ अभी करना बाकी है. तो आई वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर आप सभी को, स्पेशली सरिता जी को, कि आपके क्या थॉट्स हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स मेक हुए हैं एंड आपको क्या लगता है कि और क्या बाकी है एंड व्हाट कैन वी डू. रैना जी ने अभी बहुत ही खूबसूरत विषय के बारे में हम सभी को जानकारी दी. यूनाइटेड नेशंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ों को मैनेज, और स्पेशली वर्ल्ड में जहाँ पे भी वॉर्स हो रहे हैं, लाइक जहाँ पे युद्ध परिस्थितियाँ हैं, उन जगहों पे कैसे सामान्य परिस्थितियों को लाया जाए, और उसके साथ साथ मानव अधिकार क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है. भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा सहिष्णुता के पक्ष में अपनी बात रखी है, और जो यूएन का जो थॉट है बनाने का, इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो थॉट था, वो भी यही था कि जो विश्व है, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, यूएस हो. कोई भी एक कंट्री की जो पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल या हिस्टोरिकल जो कंडीशंस होती हैं, वो उसके साथ उसके आसपास की कंट्री को इफ़ेक्ट करती हैं. ये बात हमें माननी पड़ेगी. आजकल का जो ज़माना है, जो वर्ल्ड है, हम एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हमारा इंटरनेट है या हमारी जो कल्चरल इनटेक आउट गोइंग हमारा चल रहा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड वी आर कनेक्टेड. एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रेंड करती है. दूसरा, हम लोगों की जो सेफ्टी है, चाहे वो हम एक कंट्री में रह रहे हों या हम किसी दूसरे विदेश, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, एज एन इंडियन ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मेरे जो राइट्स हैं उनकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए. तो यूएन का जो थॉट है इसके पीछे वो यही है कि जो मनुष्य जहाँ पे भी है वो सुरक्षित रहे, उसकी जो बेसिक सुविधाएं उसे चाहिए, शिक्षा का अधिकार है, उसको खाने पीने का अधिकार है, सैनिटरी है, पानी है, ये सब उसको सामान्य रूप से मिलना चाहिए. और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट, जैसे अभी संध्या जी ने भी बात करी कि वो ट्री पॉलिसी को रिव्यू करने वाली हैं, तो हमें एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि आज की डेट में एनवायरनमेंट पूरे विश्व को बहुत प्रभावित कर रहा है. थोड़ी सी मैं संध्या जी आपको भी इसमें लेके आना चाहता हूँ कि मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि क्या आज की डेट पे यूएन रेलेवेंट है. उसका मैं कारण आपको बताता हूँ क्यों मेरा प्रश्न आया है. वॉर चलने जा रहे हैं, जो इक्वलिटी की बात है, जो आपने कहा कि इक्वलिटी राइट होना चाहिए, सब होना चाहिए. अब वॉर होते हैं, फिर लोग माइग्रेट करते हैं और कंट्री को तबाह कर रहे हैं. क्या उसमें इसमें कहा हुआ अभी ये यूएन एक संध्या जी डेफिनेशन है टेररिज्म की, वो तक नहीं डिफाइन कर पाए हैं. अब आप अगर किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे. ये टूथलेस एक बॉडी है जिसका खर्चा होता है, बट रियली ऑफ नो यूज़. मेरा तो ये मानना है. शायद मैं इस चीज़ पे आप पे सिमिलर एग्रीमेंट रखती हूँ, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में यूएन ऑलवेज सेफ गेम प्ले करता है कि कौन पावरफुल है. व्हाट हैव दे डन फॉर दलाई लामा, वो बेचारे आके धर्मशाला में बैठे हैं, उनको ही इज़ बीन किक्ड आउट. यूएन डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. दे वांट टू टॉक अबाउट रेफ्यूजीज. कितने लोगों को पता है देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ हिंदू रेफ्यूजीज. क्या किया आपने उनके लिए?
रेफ्यूजी माने आप हमेशा एक ही साइड के जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको देखते हो। मैं आप सबको आई वुड लाइक टू यूज़ ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करके आपको कहना चाहती हूँ कि स्ट्रैथविल में एक हिंदू रेफ्यूजीज़ के ऊपर एक एग्जीबिशन होने वाला है। okay. अगर आप सब आ सको या फिर अपना टाइम दे सको। बताइए ना। ये 4:30 to 6 PM सैटरडे 28 को है और स्ट्रैथविल लाइब्रेरी में है। तो अगले शनिवार अगले शनिवार को 4 से 6 बजे तक है। okay. और यूएन हमेशा काफ़ी बायास्ड होता है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। जहाँ पे इट्स अ वेरी सीरियस टेरिटरी, दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू टॉक। जहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये लोग सह लेंगे तो हम बात करेंगे इनके ऊपर। और जो भी पीस कीपिंग आप करते हो तो देयर शुड बी अ बैलेंस कि मैं जाके किसी का घर तोड़ रही हूँ और आप जाके घर बना रहे हो, तो दैट इज़ नॉट राइट। यू हैव टू कंडेम मी ऑल्सो। मुझे भी आपको कहना होगा कि सैंडी आप घर नहीं तोड़ सकते किसी और का, तो मुझे तो नहीं कहते हो। आप सिर्फ एक भला काम कर रहे हो, आपको दूसरा भला काम भी करना पड़ेगा, वरना आप सारी जिंदगी यही जो काम करोगे उसका नहीं होगा। जिस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और करंट इसमें लेके आऊँ कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी अमेरिका में है, ही इज़ नॉट गोइंग टू एड्रेस यूएन सेशन, क्योंकि किसी चीज़ की सीमा होती है। कब तक आप उसको टॉलरेट करोगे ये बकवास को कि भाई यूएन काहे के यूएन। आपने भारत जिसका 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उनको आज तक आप उनको प्लेस नहीं दिया। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि आप वो नहीं करते हैं, इससे और जॉब अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यू आर रियली नॉट रेलेवेंट। आपका जो भी काम है आपको, भाई जैसे अभी आपसे मैं पूछ रहा था कि आपका कैसा रहा टेन्योर, आपने क्या पाया क्या खोया, तो हर एक आदमी आंसरेबल होता है। इतना पैसा लेते हैं, किस चीज़ का आंसरेबल है? किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे, खड़े हो जाते हैं कि साहब वो, और फिर आप गलत को गलत नहीं बोलोगे तो कैसे आप। देखिए यूक्रेन और रशिया का वार कब से चल रहा है, दे आर नॉट प्लेइंग देयर रोल टू कंटेन इट। रादर आई वुड से कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी गए तो हमारी एफर्ट उनसे ज़्यादा है। उस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन पीस कीपिंग में ज़्यादा है, बजाय कि यूएन हैज बेसिकली बिकम लाइक बिट ऑफ यूएस, जहाँ पे उनकी वो सोच रहे हैं कि यूएस को फेवर कर रहे हैं, एक्चुअली वो नुकसान कर रहे हैं यूएस को, ये मेरा मानना है। तो श्रोताओं आपका क्या विचार है, आप हमें ज़रूर लिखिए। और लेकिन ये भी बात है कि जैसे आपने बात शुरू करी कि हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कल को लोग कहेंगे भाई हमारा यूएन से क्या लेना देना, क्या हमें तो ये बात करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू टॉक कि भाई क्या है। कुछ लोग आगे आएंगे, कुछ लोग कल को यूएन के ऑस्ट्रेलिया में हम रहते हैं, कम से कम ऑस्ट्रेलिया के लिए तो पॉजिटिव है तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यूएन का इवन सेक्रेटरी बनने के लिए। हाँ, अगर यू नो समवन या आप इंटरेस्टेड हो पॉलिटिक्स में या यू नो लॉ में, कुछ भी ह्यूमन राइट्स के लिए, तो एक्चुअली MUN करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फोरम्स रखते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स रखते हैं फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड यूनी स्टूडेंट्स। तो अभी एक्चुअली वन अपकमिंग आ रहा है 6 to 8 दिसंबर। इट्स कॉल्ड सिडनी MUN। आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो व्हाट दिस इज़, एक सिमुलेशन है कि एज इफ यू आर इन द UN योरसेल्फ। आपको एक डेलीगेशन मिलेगा ऑफ अ कंट्री, यू विल गेट टाइम रिसर्च करने के लिए कि कंट्री इश्यूज़ क्या है ये कंट्री में, अभी क्या पॉलिसीज़ ऑलरेडी इन प्लेस है ये कंट्री में, और ये डिस्कशन का ओवरऑल एम रहता है टू पास अ बिल। अब आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड रिमेंबर ये पूरा सिमुलेशन है, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड आप उनके कंसर्न्स वॉइस कर सकते हो, आप जो अभी बिल पास हो रहा है उनमें अमेंडमेंट्स कर सकते हो, एंड देन एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस एक बिल पास होगा। तो दिस इज़ ग्रेट एक्सपोजर नॉट ओनली टू लर्न अबाउट अदर कंट्रीज़ कि क्या हो रहा है, व्हाट आर इश्यूज वर्ल्ड वाइड, लेकिन इट्स अच्छी चीज़ आपने बताया। MUN तो श्रोताओ ये तो मेरे लिए भी बड़ी अच्छी जानकारी है। और 6 से 8 दिसंबर 6 to 8 दिसंबर, तो इसके लिए बस रजिस्टर करना है एंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस फोरम में। अच्छी चीज़ है, ऐसे जानकारी तो
एज लिमिट आई थिंक 15 ऑनवर्ड्स हो सकता है ये, तो 9th या 10th स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट। हम पास करके इसका मतलब वी कैन 9 to 10 and uni students so it's for experience। yes, it's for experience। और रैना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें अपना जो एक सोच और विचार है वो एक फॉर्म करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल कंडीशंस को लेके भी उन्हें आगे आना चाहिए। ऑल्सो ये सब डिस्कशंस बहुत इनकरेज करने चाहिए एक्चुअली, एंड ऑल्सो आई थिंक ये पार्टिसिपेट करने के लिए MUN में यही बेनिफिट है कि आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकते हो, आप ऑपोजिट माइंडेड लोगों से भी मिल सकते हो, तो इट्स वेरी गुड मिक्स ऑफ पीपल हु आर पैशनेट अबाउट वन थिंग, लेकिन उनके अप्रोचेस डिफरेंट हो सकते हैं टू मीट दैट एंड गोल। तो आज हमारे श्रोताओं को संध्या जी ने बताया कि जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो किस दिशा में कार्यरत रहें, और रैना जी ने एक अपॉर्चुनिटी हमें अभी दे दी है कि वो किस तरह से उसमें लाइवली पार्टिसिपेट करके उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत सुंदर जानकारी संध्या जी और रैना जी की तरफ से। UN में भी हम अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको रेलेवेंट बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है भाई। है कम से कम एक बॉडी तो है, कम से कम सिस्टम काम तो कर रहा है, ये इसके पॉजिटिव में आता है भाई। चलो टूथलेस है लेकिन चलो मुंह तो है ना लिक्विड पी लेगा, लेकिन हाँ इसको रेलेवेंट बनाने में हमारा भी उतना योगदान होना चाहिए। जी राजेश जी, तो दूसरा अब कौन सा गाना सुनवाया जाए? जी अब गाना हमारी नियमित श्रोता हैं लीला तिवानी जी, तो उनका मैसेज आया है कि 28 सितंबर को महान गायिका लता मंगेशकर जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने एक कविता भी भेजी है, वो जी राजेश जी, हाँ लीला तिवानी जी हमारे प्रोग्राम में आई भी थी। जी। बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं, बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने कविताएं लिखी हैं, और उन्होंने ये 4 लाइनें लता जी के लिए भी लिख के भेजी हैं। तुम कोकिल कंठी हो, मेरे अंतर मन का साक्ष्य हो, या कि अमृत कंठी हो, पर यह सर्वदा सच है, तुम एक महाकाव्य हो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां लता जी के लिए, ललिता तिवानी जी की तरफ को महेंद्र कपूर साहब की पुण्यतिथि है और 28 सितंबर को लता जी का जन्मदिन है, तो क्या संजोग है। और इन दोनों ने बहुत सुंदर गाने, बहुत सुंदर गाने दिए, कंठ प्रिय कह सकते हैं, कंठ प्रिय दिए, और आपस में जो ड्यूएट थे इनके वो तो आज तक महान है, और आज भी हम सुन के काफ़ी एंटरटेन होते हैं। तो उनके जो गाने हैं जो दोनों ने शेयर किए हैं, तेरे प्यार का आसरा भी हम बजाने वाले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे गाने थे, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, मेरी सांसों को। राजेश जी ऐसा लग रहा है ये गाने सुन के ही उस जनरेशन को प्यार हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें से आप भी एक आपने शादी भी कर डाली गानों के चक्कर में। तो अभी हम लता जी का और महेंद्र कपूर साहब का जो ड्यूएट है तेरे प्यार का आसरा, वो सुन लेते हैं। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन
तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले कि खोना भी पड़ता है पाने से पहले। इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले कि तुम हुस्न को पूजना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, गुजरती नहीं जिंदगी बिन सहारे। बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे, बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे। तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। मोहब्बत की दुश्मन है सारी खुदाई, मोहब्बत की तकदीर में है जुदाई। जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई। उन्हीं से मुझे मांगना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। दुपट्टे के कोने को मुंह में दबा के जरा देख लो इस तरफ मुस्कुरा के। मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके। कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। गलत सारे दावे, गलत सारी कसमें निभेंगी यहाँ कैसे उल्फत की रस्में। यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में, यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में। रिवाजों को तुम तोड़ना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। सोचता हूँ ये दुनिया पहले भी इतना अपोजिट करती थी प्यार करने वालों को, अभी भी करती है, आगे भी करेगी। ऐसा क्यों होता है? कोई इसका एक जवाब दे। संजय जी, आपके लिए भी ये जवाब होगा कि लोग क्यों, मतलब प्यार को क्यों सम्मान या स्वीकार नहीं करा जाता है? जी, क्योंकि उनके जीवन में प्यार नहीं होता है, तो वो एक टाइप का जेलस है। तो जिसको नहीं मिला आप कहते वो। लेकिन मैंने कई ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने खुद तो अच्छी प्यार से शादी की, लेकिन जब उनकी बेटी या बेटा का होता है तो कहते सारा बदतमीज हो गया है। तो क्या सच्चाई को जान गए होंगे कि मैंने भुगत लिया, बच्चे अब तुम मत भुगतो।
चलो ये क्या है? भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, हम आपसे अभी थोड़ी देर में राजगर जी से बात कराएंगे। वो दिवाली का फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले राजेश जी, क्या ऐसा उचित नहीं कि हम अपने श्रोताओं को दोबारा से बताएं कि प्रश्न क्या था? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रश्न का आंसर आना भी शुरू हो गया है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत जज्बा है लिसनर्स में। तो और लिसनर्स भी जो जवाब देना चाहते हैं, ताकि जब हम ड्राफ्ट लॉट्स निकालें तो मोर एंड मोर कंटेस्टेंट्स तो उसमें हों। तो क्वेश्चन ये था कि रफ़ी साहब महेंद्र कपूर साहब के गुरु, और उन्होंने मना किया था कि हम दोनों साथ में नहीं गाएंगे, जो कि महेंद्र कपूर साहब भी पूरा एहसास करते थे कि मैं आपकी बराबरी में कभी गा नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा एक सॉन्ग आया, शायद अननोइंगली दोनों ने एक साथ गाया, और एक ही ड्यूट है जो कि दोनों का एक साथ है। तो उसका हमें फिल्म का नाम चाहिए, उसका फिल्म का नाम और उसके जो बोल हैं गाने के, वो हमें चाहिए। धन्यवाद राय से। राजेश जी, अब हम अपने जो राजगर जी हैं उनसे बात करते हैं। जी। राज जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जितेंद्र जी। दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं का मेरा प्रेम भरा नमस्कार। तो बताइए कि आपका जो प्रोग्राम है कब करने वाले हैं, क्या? सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में देता हूँ। हम लोग हर साल की तरह इस बार भी कुटुंब परिवार का दिवाली फंक्शन करने जा रहे हैं, और इस बार हम लोग जैसे हमने होली का भी किया था, दर्पण रेडियो के साथ मिलकर कर रहे हैं। दिवाली का फंक्शन हम लोग इस बार ऑर्गेनाइज किया है 27 अक्टूबर को हार्वेलो पेवेलियन कासल हिल शो में। तो काफी बड़ा लगता है इस बार, तो आपने बड़ा वेन्यू लिया है लगता है। बड़ा वेन्यू लास्ट ईयर भी हमने वही किया। जी। तो इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और जितना बढ़ा सकें उतना अच्छा है, जितनी अपनी इंडियन कम्युनिटी है उसको साथ लेके चल सकें। तो इसमें कोई चार्जेस वगैरह भी हैं? इस बार हमने बहुत नॉमिनल सा चार्ज रखा है, $5 का खाली टिकट, ताकि उससे थोड़ा सा हमको ये कि आइडिया मिल जाएगा, थोड़े से एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। और फैमिली का खाली $10 का टिकट है। तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप क्या क्या देंगे? खाना पीना का कैसे रहेगा? खाने पीने के स्टॉल्स होंगे वहाँ पे। हमने काफी सारे, अभी चल रही है हमारी बात, तो खाने पीने की वैरायटी रहेगी काफी। और जो मेन हमारा रहेगा, इस बार हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के प्रोग्राम को ज्यादा। इसमें काफी गाना बजाना रहेगा, अपनी कल्चरल परफॉर्मेंस रहेगी। बल्कि दर्पण के श्रोताओं से मेरी गुजारिश है कि अगर उनमें से आप बहुत सारे कलाकार हैं, स्पेशली अगर बच्चे हैं ज्यादा, जो अपनी कोई परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कोई इस टाइप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, तो हमारे को अप्रोच कीजिए। मैं हूँ अवेलेबल। मेरा नंबर है, हम लोग ने दर्पण रेडियो की उस पर भी डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो उसमें आप सभी को इनवाइटेड है। आप आइए, प्लीज ज्वाइन करिए। परफॉर्म कर सकते हैं तो हमारे साथ परफॉर्म करिए। सभी वैरायटी हम रख रहे हैं, गाने का, बजाने का। तो जो राजी ऐसे करते हैं कि अगर आप अपना फ़ोन नंबर शेयर करें, अभी 1 महीना है श्रोताओं, आप राजी जो पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं वो भी राजी से संपर्क कर सकते हैं, और जो वॉलंटरी अपना योगदान भी देना चाहते हैं वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो राजी अपना नंबर बताएंगे? हाँ जी, 0411-766-170 जी। तो राजी, और फाइनली में आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? हाँ, इसी में मैं चाहता हूँ कि आप जितना जुड़ सकते हैं उतना जुड़िए। अपनी जितने कलाकार हैं, हम लोग ऐसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स हायर नहीं कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ काफी सारे, इनफैक्ट दर्पण रेडियो के ही हैं, रिचा जी हैं, शी विल बी देयर ऑल्सो। और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कलाकार हैं, इन होम कलाकार हैं, वो निकल के आए, थोड़ा अपनी कलाकारी दिखाएं। दैट विल बी रियली ग्रेट एंड वी विल एंजॉय मोर विद दैट वन। तो राज जी, आज आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू यतेंद्र जी एंड थैंक यू सभी श्रोताओं का. होप टू सी यू ऑल 27 अक्टूबर को. धन्यवाद सभी का. धन्यवाद. तो संध्या जी, एक सीरियस बात आपसे करी जाए. आप आंध्र प्रदेश से आए हैं भी, तो ये तिरुपति बालाजी का जो मैटर हुआ है लड्डू, और उसमें जो टेस्ट हुआ है, 2 बार टेस्ट हुआ है, वहाँ की सरकार ने कराया है और मंदिर के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उन्होंने भी कराया है. तो उसमें गाय की चर्बी, फिश ऑयल और आई थिंक पिग का भी एक कंपोनेंट ऐसे करके वो निकला है. ये जितना मुझे जानकारी है उसमें यह है कि जो इसके पहले की जो सरकार थी, जगन रेड्डी करके उनका नाम है, वो चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसके बोर्ड में जो तिरुपति बालाजी का बोर्ड है, उसका जो चेयरमैन है उसको एक समथिंग रेड्डी उनका भी नाम है, उनको बनाया. एंड ही इज़ ए क्रिश्चियन. तो नाम से धोखा हो जाता है काफ़ी भारत में आजकल. तो वो क्रिश्चियन थे, उनको बनाया, और उन्होंने सारे रूल ये चेंज कर दिए कि 50 साल से पहले जो घी को सप्लाई करता था उसको हटा दिया, और एक सस्ते को लेके आए जो ऐसे रेट पे बेच रहा था जो उस पर घी बन ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसको लेके आए. तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, और हाउ यू फील आल्सो? कहना और फील कैसे लग रहा है आपको? फील तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम हर साल जाते हैं तिरुपति बालाजी, और हम हमेशा जब भी जाते हैं तो हम नंगे पैर चढ़ के जाते हैं. 7 माउंटेन्स है, तो 7 माउंटेन भी हम पैदल जाते हैं. तो काफ़ी मान्यता है, लोग हर जगह से आते हैं. ऐसा नहीं कि मंदिर का पैसा नहीं है तो कुछ और हो रहा है. वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड है. जी बिल्कुल सही. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ काटने के लिए कुछ किया. मैंने आज तक वक्फ बोर्ड में किसी नॉन मुस्लिम को काम करते हुए नहीं देखा. हलाल का मतलब ही होता है कि जो बंदा पूरे प्रोसेस में, हर कोई, इवन जो ट्रक चला रहा है, एवरीबडी हैव टू बी अ मुस्लिम, वरना वो हलाल नहीं कहला जाता. तो उनके सबके प्रोसेसेस हर जगह पे है, और हर कोई उसको रेस्पेक्ट करता है. जब आप स्टैंड नहीं करते हो तो पीपल ट्राई टू वॉक ओवर. आपके ऊपर सब लोग जाना चाहते हैं. ये पॉलिटिशियंस का कह सकते हैं, पर एक रिजिड रूल रहना चाहिए कि सबके लिए एक ही है. आपके मंदिर आप संभालो, हम नहीं संभालेंगे. मैं संजय जी इसको थोड़ा अलग तरीके से लेता हूँ. इट्स नॉट कि कौन संभाला कौन नहीं संभाला, ये जानबूझ के करा गया काम है. पहली बात तो ये है. Do we agree on this one? ये एक्सीडेंटल नहीं है. 100%. वरना जिसका बिलीफ ही नहीं है, आपके जो काम आप कर रहे हो, जिसको आप बिलीफ ही नहीं करते हो. अगर मैं एक सोल्जर हूँ और मैं ये जानती हूँ कि मैं नहीं जीत सकती, मैं जीत ही नहीं सकती, और मेरे को आप बैटलफील्ड में भिजा रहे हो, तो मुझे पता है मैं क्या करूँगी. मैं पेड़ के नीचे बैठूंगी या फिर भाग के आ जाऊँगी. तो जिसका बिलीफ ही नहीं है उसमें, उसको रखने का मतलब ही नहीं है. फिर वही बात आ जाती है कि पहली बात तो जानबूझ के करा गया है. ये ऐसा नहीं कि भाई हमने गलती से किसी को प्रेसिडेंट बना दिया था और उसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है. अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश में पिछले 5 साल में जितने कन्वर्शंस हुए हैं, वो हिस्ट्री में हाईएस्ट रिकॉर्ड है. तो आप वो भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते. और मैं समझता हूँ कि जो भी कॉलेज हिंदू, सनातनी, जैसे भी आप नाम देना चाहें, जहाँ पे भी हैं, उनको अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए. जरूर. मैं आहत हूँ, मैं इसको छुपाऊँ कि नहीं साहब, मैं तो सिडनी में बैठा हूँ और मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान तो हर जगह होते हैं, भगवान अपना कर लेते हैं. वो सब बातें अलग हैं, लेकिन मैं आहत हूँ जी. अभी और जो भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे भी है, उसको मुझे इस्तेमाल करके जो भी मैं कर सकता हूँ, जो जिसको कहते हैं गिलहरी प्रयास होता है कि आपने सुना होगा जब भगवान राम जब पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी ने पत्थर रखा था. तो वो प्रयास हम कर सकते हैं. जो भी हम
अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेमोरेंडम बना के वहाँ की भारत की सरकार को यहाँ पे काउंसलेट में देने का है, जो भी है। आई थिंक हमें करना चाहिए ये। हम दर्पण रेडियो पे एक सिग्नेचर कलेक्ट कर सकते हैं जी। यहाँ पे हमारे दर्पण परिवार से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एक पिटीशन लिख के उस पर हम सिग्नेचर्स कलेक्ट करें। और एक और चीज़ है कि छोड़िए, भगवान इतने बड़े हैं, भगवान खुद को नहीं देख सकते, हम क्या देखें। तो ये वो फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करता। नहीं, वो फॉर्मूला कभी भी काम। सोमनाथ का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है सोमनाथ टेम्पल का, इसीलिए हुआ कि वो जो ब्राह्मण थे मोटे कट्टे, वो अगर 2 को पकड़ते तो 4 को फेंकते, ऐसा था। बट वो बैठ गए कि भगवान जब सबकी रक्षा करता है तो अपने आप की रक्षा करता है। इन उल्लूकों को ये नहीं मालूम होता है, बेवकूफ़ लोगों को, कि भगवान ने आपको भेजा है टू डू समथिंग। आपको अपना काम करना ही होगा। भगवान क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका मैटर है। भगवान ने आप अपना तो काम करो, दिया है। तो मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि हम अपना तो काम करें ना। भगवान फल भी तभी देता है जब आप कर्म करते हो। नहीं, मैं कहता हूँ भगवान करे ना, उनको जो करना मैं नहीं दिया भगवान ने, लेकिन आप अपना कर्म तो करो ना पहले ना। आपके पास एबिलिटी है। आज हम रेडियो में बैठे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा ही काम है। और भगवान जब मानव के रूप में आए उन्होंने भी कर्म किया। उन्होंने हार्डशिप्स देखी, उन्होंने सब कुछ देखा। तो वो एक मिसाल है कि जब हम यहाँ पे सवाल आस्था का है, यहाँ पे कोई गलत और सही का भी नहीं है। अब कल को कोई कहे कि नहीं साहब आपको ये खाना चाहिए, आप प्योर घी क्यों खाते हो, वो उसका लॉजिक है। लेकिन ये हमारी आस्था का विषय है, और आस्था का विषय का उसमें कोई लॉजिक नहीं चलता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जानबूझ के करा गया। अब आप सोचिए कि इसको राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ वहाँ भेजा गया इसको। अब इस लेवल पे होता है कोई काम, तो हमारे पास 2-4 चीज़ें आती हैं कि नंबर 1 तो पहले ये होता है कि इमीडिएटली रोका जाए। दूसरा है कि ये भविष्य में ना हो, इसका एश्योरेंस हो। तीसरा है कि अगर आप दूसरे वाले को मानेंगे तो तीसरे वाले को मानना पड़ेगा कि इतना सीवियर पनिशमेंट हो। और उसमें ये भी हो सकता है कि उनको हम घसीट के घर से निकाल के उनकी माँ बहनों के सामने उनका जो भी हम गंदे से गंदा कर सकते हैं उतना करा जाए, जिससे कि वो ऐसा है कि अरे ये क्या हो गया। जो हुजूम होता है उसको रोक नहीं पाओगे आप। अगर आप एक बंदे को छोड़ दोगे, कोर्ट में ले जाओगे, वो शायद 6 महीने, तो कुछ नहीं होगा, 6 महीने जेल में रह के फिर शायद निकल जाएगा, ये फिर रिपीट होगा। कोर्ट तो कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट तो जैसे यूनियन का बोले हैं तो वैसे ही कोर्ट भी है। वो कोर्ट ये इवन ऑस्ट्रेलिया में भी न्याय आम आदमी को कभी नहीं मिलता है। न्याय केवल पैसे वालों के लिए है। ये एक्चुअली हमारे ईश निंदा पे तो लोगों को सूली चढ़ा देते हैं हर जगह पे। तो ये हमारे लिए भी हमारी ईश निंदा है। तो हम जितना कड़ा हो सके उतना ले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा इसमें इन्वॉल्व है। जिसको मिल रहा था, प्रोडक्ट मिल रहा था हाथ में, जिसको पता है ये गलत है, जो सप्लाई कर रहा था, पूरे चेन को पनिश करना चाहिए, एक बंदे को बीच में नहीं। सब लोग जाएंगे। पनिश का एक ही है, इसमें कोर्ट कचहरी तो नहीं हो सकता। कल को लोग कहेंगे नहीं साहब फिर तो सिविल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप अगर कोर्ट इनफेक्टिव हो गया है तो किसकी गलती है? जस्टिस अगर नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? आप बताओ ना। आपको नहीं साहब जस्टिस को मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए? अगर आपने किसी की, अब जैसे आप, मैं तो ऐसे फील कर रहा हूँ कि मेरी आपने इज्जत आबरू घर से निकाल के चौराहे पे खड़ी कर दी। जस्टिस जब नहीं मिलता है तो पब्लिक खुद ले लेता है जस्टिस उनके हिसाब से। तो अब हम उनको गलती मिलाने पे हम नहीं रोक पाए। अगर कोई और कुछ और करता है तभी भी हम रोक नहीं पाएंगे। नहीं वही है। तो सोताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपने मेरे विचार तो सुने हैं। राजेश जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि मैं यही सोचता हूँ कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। वी कांट रिलाई ऑन द आज हमारे पास सोशल मीडिया भी है, सारे माध्यम। आप आज जितनी एफर्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे, वी शुड डू दैट। और कहीं ना कहीं ये रोकना चाहिए। अब ब्लास्फेमी किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट होती है तो आप नहीं, मैं उसका पूरा वर्ल्ड हिल जाता है। मैं कहता हूँ कि मैं वेजिटेरियन,
इसका मैं कहता हूँ रिलीजन से भी लेना देना नहीं जी। आप सोचिए कि वेजिटेरियन वाले को आपने ये सब खिला दिया, हाउ द हेल, मेरा पूरी बॉडी आस्था पे अटैक है। नहीं, आप अब जैसे जैन है, जैन प्याज नहीं खाते हैं, बिल्कुल, अब आपने प्याज खिला दिया फॉर व्हाटएवर, उसका तो आपने पूरे सिस्टम को हिला दिया। बिल्कुल। अब आप कहोगे नहीं साहब प्याज खाना चाहिए, अरे भाई तुम खाओ, मैं कम मना कर रहा हूँ। उसकी चॉइस है सर, उसकी चॉइस है, उनका फेथ है, व्हाई शुड वी हर्ट इट। मानसिकता है। आपने देखा होगा अभी काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी सारे वीडियोस आए थे जहाँ पे लोग थूक रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे खाने के साथ में, और बहुत कुछ हो रहा था। ये एक मानसिकता है इन लोगों में कि गलत करना है और सबके सामने करना है। जो मैं एक चीज़ मानता हूँ संध्या जी, आपको कोई तभी बुरा भला या जैसे जोर से बोलता है जब वो बोल सकता है। अगर उसको मालूम पड़ा कि अगर मैंने जरा सी भी ऊंची आवाज़ में बात करी और मेरा जो थप्पड़ पड़ेगा ऐसा होगा जिसमें कि आंख भी लाल हो सकती है, तो कभी नहीं करेगा। अभी आपने यूपी में भी देखा होगा काफ़ी सारे चीज़ पहले कैसे होते थे, अभी रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो थोड़ा काम डाउन हो गया है। तो शायद हर जगह एक योगी बाबा को आना चाहिए। यूपी का तो अगर मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था। आज की डेट पे वहाँ पे लड़कियाँ शाम को निकलती हैं, किसी की हिम्मत क्या, और जिसको अगर हिम्मत करी भी तो उसको मालूम है कि कोर्ट कचहरी कहीं नहीं है, वहीं कोर्ट वहीं कचहरी, डायरेक्ट एक्शन, एक में भी 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर सारा काम खत्म। दिस इज द ओनली वे। तो मैं तो इसको रिलीजन से भी अलग हटके मानता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं खाता हूँ, आपने मुझे वो चीज़ खिलाई है। इसमें मैं यतिन जी कहना चाहूँगी कि न्यायिक प्रक्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिविंग सिस्टम का, ह्यूमन बीइंग होने का। तो खुद न्याय करने के बजाय हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए कि हमें हमारी न्याय प्रक्रिया में सुधार कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं वो हमें से ही तो गए हैं। तो कुछ चीज़ों को अपने हाथ में लेने की बजाय इंस्टेंट आप सोल्यूशन निकालेंगे, वो लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी सिस्टम में कमियां हैं उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे पास रहना जैसे बच्चे हैं जो जिसको देख के उम्मीदें आती हैं कि अगर ये पॉलिटिक्स में जाएंगे, अगर ये लॉ में जाएंगे, अगर ये किसी और सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो हमें कुछ अच्छे विचार के लोग मिलेंगे। तो उम्मीदें हमें हमारे सिस्टम से नहीं खोनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपकी जो उम्मीद है बिल्कुल सही बात है। आप जो बातें करें बड़ी अच्छी लगती हैं, देखने में सुनने में बड़ी अच्छे लगते हैं फूलों, लेकिन जिसके ऊपर गुजरी है, जिस लड़की का जिस बलात्कार हुआ है, जो उस बाप से कभी पूछा है आपने, उसकी माँ से कभी पूछा है? वो बताएगा कि न्याय। हाँ, ये बहुत दुखद है, लेकिन इसमें अंदर तक जाके जब आप रूट कॉज तक जाके जब आप उसका इलाज, कोई पौधा अगर सूख रहा है, किसी में कीड़े लग गए हैं, अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे, सिर्फ टहनियाँ काटते रहेंगे या जहाँ पे नुकसान हुआ है उसे अलग करते रहेंगे, तो वो कभी स्वस्थ नहीं होगा। तो जो न्याय है, जैसे कि हम यूएन को भी इसीलिए मैं टॉपिक पे लेके आया था, यूजलेस हो गया है, उसे हमें यूजफुल बनाना है। नहीं, आप देखिए बहुत सिंपल सी बात, अगर भारत को उसकी सदस्यता मिलती है, जैसा कि राजेश जी ने भी कहा, मोदी जी यूक्रेन भी गए, रशिया भी गए, तो हमें एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो वॉइस बन सके, जो लीड कर सके। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि लॉ काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी हमारे जो नई जनरेशन है जो लॉ पढ़ रही है, जो भविष्य होने वाली है हमारे लॉ इंडस्ट्री का, लॉ हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, तो उसको भी अपने विचार सिद्धांत तय करने पड़ेंगे। उनको समझना पड़ेगा कि जो वो निर्णय लेने वाले हैं, जिन बातों को वो आगे एज एन कम्युनिटी रखने वाले हैं, उस पे उनके क्या अपने विचार हैं और क्या वो राष्ट्रहित में, जनहित में, समाज हित में है या नहीं। तो आज की हमारी जनरेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमें हमारे बच्चों को सही और गलत का फैसला और सिचुएशन के हिसाब से चुनने का अधिकार देना चाहिए। हमें ये हमारे एंड से शुरू करना पड़ेगा यतिन जी, तब जाके ये बदलाव आएगा, ये आजकल में नहीं आएगा। यतिन जी, मैं कहूँ यूएन का जो पोजीशन है,
UN still holds their own army. UN में आर्म फोर्सेस भी है, UN में नेगोशिएटर्स भी है, UN में काफ़ी सारे विंग्स हैं, सो दे हैव एवरीथिंग, उनके पास काफ़ी कुछ है. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते बैठ के भगवान सब सही करेंगे या फिर सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. देयर शुड बी वेरी मैंडेट और बहुत स्ट्रॉन्ग से अमेंडमेंट्स चाहिए कि आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को आप हैंडल करो. एंडोमेंट्स ने आज तक, एंडोमेंट्स डजंट कंट्रोल इन इंडिया, ना चर्च को कंट्रोल करती है, ना गुरुद्वारे को, ना ही मस्जिदों को. दे कंट्रोल, दे टेक मनी ओनली फ्रॉम temples. They hold temples. So number one, temple should be free and very very strict punishments have to be there to be given. और अगर आपकी आस्था नहीं है, अगर आप हिंदू नहीं हो, तो आप मंदिर के विषय में कुछ भी नहीं कर सकते हो या फिर यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड. हमारे इन वॉट एवर कैपेसिटी लिख रही हैं कि सत्ता जी का अच्छा पॉइंट है और प्रदीप जी लिखते हैं सत्ता जी के विचार सब लोगों के लिए हैं. तो मतलब आज में असभ्य हो गया. धन्यवाद प्रदीप जी, आज आपने मुझे जो है ना नहीं एक राजनीति विषय से जुड़े रहने के नाते मेरा अपना ये विचार है कि बदलाव की अगर ज़रूरत आप महसूस करते हैं तो वो ज़मीनी स्तर से होना चाहिए. जैसे संध्या जी ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू किया होगा तो आज वो मेयर पद तक पहुंची है. तो ज़मीनी हकीकत जब आप जानते हैं उसे कैसे बदलना है, साथ में उसके क्या कहते हैं आप रिसोर्सेज भी लेके आओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसके बाद फिर चीज़ें होंगी. मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा. इमरजेंसी एक अस्पताल होता है, उसमें एक इमरजेंसी का डिपार्टमेंट होता है जी, वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है. जब आप जीपी के पास में जाते हैं वो अलग तरीके से काम करता है जी. जो टेस्ट करने वाले होते हैं, जो पैथोलॉजी वाले होते हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं. हर एक का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है. जब आप एरोप्लेन में बैठती हैं, वो बोलता है कि सबसे पहले अपने ऊपर मास्क लगाइए, उसके बाद में अपने बच्चे के ऊपर. लगता है बड़ा कठोर बोल रहा है, लेकिन हर जगह की अपनी मर्यादा होती है, हर जगह का अपना नियम होता है. एक नियम दूसरी जगह आप नहीं लगा सकते हो. अफगानिस्तान में आप क्या नियम लगाओगे जी, कहाँ रूट से शुरू करोगे? कब तक उन महिलाओं को आप, क्या बोलो, कब तक, आखिर कब तक हम ये बकवास का एक ढकोसला अपने सर, और ये मैं इसको पलायन भी बोलता हूँ कि हमें कोई काम नहीं करना है तो अच्छी अच्छी बातें कर लो, बहुत बढ़िया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम सब समाज के हैं. भाई मैं कहता हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ, मैं असभ्य समाज का हूँ. लेट्स एक्सेप्ट इट. आज सोशल मीडिया पे आप चार काम, अभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, आप क्या बोलोगे इसको? तो किसी ने आप कहते हो ना, सब लोग, बॉलीवुड से अच्छा तो सभ्य समाज कहीं नहीं मिलेगा आपको. वो तो आपने लोगों ने बॉलीवुड को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि वो बोलेंगे तभी वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. चलो मान लेते हैं कि वेस्टर्न कंट्री को ले लो, वो तो सब है ना, अमेरिका, यूरोप, वो तो सब है ना, या वो भी नहीं है, वो भी ये सब हो गए. किसी ने भी बोला कि नहीं ये गलत नहीं बोला. तो बट हम लोग लकी रहे कि हमारे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में मैंने सुना, ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कितनी स्ट्रांगली अपनी पॉइंट रखा है. मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूँ भाई, तो मैं तो सब ऑस्ट्रेलियन हूँ. चलिए ये विषय तो ऑनगोइंग टॉपिक, ठीक है. तो हम सुमधुर संगीत की तरफ चलें क्या? ये टॉपिक तो नहीं, आप ऐसे इसको हम एक नोट पे सभ्य समाज की बात कर रही नहीं सब के सत्ता जी, इसको हम ये जरूर, हम अगर आपने जैसे सुझाव दिया कि इसको हम एक्शन करते हैं, तो आप भी हमें बताइए कि राजेश जी कि इसको जैसे एक हम सिग्नेचर का कैंपेन कर सकते हैं, वो आता है जो ग्रासरूट लेवल से, वो हम कर सकते हैं. या हम अपने तो एक उसको बना के एक समझो एक हफ्ते के अंदर हम एक यहाँ, या तो हम कौंसल जनरल को यहाँ पे देते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन करके जाते हैं कि ये हमारा हमारी फीलिंग्स हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये हमारी फीलिंग को आंध्र प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को दीजिए. जी. इतना पे हम करते हैं, कम से कम अपना जो भी हम चलो वो उठा के हम किसी को वो नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं.
तो इस नोट पे अच्छा, प्रदीप जी ने करेक्शन करी है, उन्होंने बोला है कि मेरा मतलब वो लोग हैं जिन्होंने यह किया है वे असभ्य हैं, उनके लिए लॉ शुड नॉट बी एप्लीकेबल। तो हाँ, उन्होंने आपसे इस नोट पे सर, क्योंकि ये वैसी डिस्कशन हो गई, आई थिंक अगर गाना हम बजाएं, सरिता जी का भी मनपसंद है, ना मुंह छुपा के, जो जज्बा जगाना पड़ेगा। जी जज्बा जगाना पड़ेगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे सामने आना पड़ेगा। हाँ, सामने आके सुधारना पड़ेगा। तो वो गाना सर महेंद्र को छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के। श्रोताओं, एक गाना आपको कैसा लग रहा है? इसमें जो महेंद्र कपूर जी की जो आवाज का वॉल्यूम है, वो क्या ऐसा है कि हर आदमी गा सकता है क्या? हमें बताइए। के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं।
ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। श्रोताओं, हमारे दूसरे मेहमान समीर जी भी लाइन पे आ गए। समीर जी, नमस्कार नितिन जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ समीर जी। आपके चैन पे, और चैन नहीं बोलूँगा, आपके जो आपने इलेक्शन जीता है रादर, उस पे आपको दर्पण और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपने पैरामीटर में काफ़ी कुछ ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि पहले तो इलेक्शन के जीतने पे आपको कैसा लग रहा है? आप तीसरी बार आए हैं। जी जी, तो सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को और जो भी सपोर्ट करते हैं, I sincerely want to thank them for their ongoing support. What we do is not possible without their support. I also want to congratulate everyone who has been re-elected or elected, and also want to thank those who have decided not to continue but have made the contribution in their own capacity in council. So it's a tough job for everyone involved. I want to thank and congratulate everyone else as well. It's an honor, Yatinji, and it's a privilege to be in council, to have this role, to serve the community. And I want to, continue putting my 100% every day to make a better for all of us. जी, मुझे तो यही कहना है पैरामीटर के बारे में कि 15 सालों में जितना परिवर्तन आया है पैरामीटर में, शायद किसी और सबब में नहीं आया होगा। और उसमें चूंकि आप टेक्निकली भी बड़े साउंड हैं, तो आपका योगदान जो पैरामीटर में हुआ है वो शायद एक दिन सबको पब्लिकली बोला जाएगा कि देखो हमारे समीर पांडे जी ने क्या क्या करा है। ठीक है, आप काउंसलर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप टेक्निकली आपने जो पॉलिसी बनाई होगी, उसके बारे में अगर मैं आपसे फर्दर पूछूं कि अब आपका क्या इरादा, पैरामीटर को और कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जी, तो इसमें इफ आई कैन समराइज, पहला चीज तो ये है कि जो हमारा कमिटमेंट रहा है अभी तक का और काउंसिल का जो प्लान है हमारे प्रीवियस टर्म का, वी वांट टू मेक श्योर दैट वी डिलीवर ऑन दोस वंस। वी वांट टू मेक श्योर दैट वी इंप्लीमेंट ऑल दोस प्लान्स एंड प्रॉमिसेस। सो दैट्स फर्स्ट। Second thing is we want to ensure that there is a balanced approach to governance, but keeping people in mind, people in the center of our process. In fact, that's very important for me personally and for council as well, that we put people in all our decision making. We want to ensure that we have adequate social, transport and cultural infrastructure to support the growing population. पैरामीटर का जो ग्रोथ है नेक्स्ट 15 साल में, जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है वो डबल हो जाएगा, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर रेडी फॉर दैट ग्रोथ, दैट डेंसिटी, और ओपन स्पेस हुए, लाइब्रेरीज हुए, number of things like schools as well, जो council का responsibility नहीं है, but we play an advocacy role with the state government to get those things done. तो number of those social, transport and cultural infrastructure जो है वो very important है for quality of life, and I think that's my focus, to improve the quality of life of everyone who is in Parramatta. और समीर जी, अगर एक चीज़ और बोलूँ आपको कि आप पैरामीटर में ही नहीं जाने जाते हैं, आपको सिडनी में सब लोग जानते हैं, तो काफ़ी लोगों को आप इंस्पायर भी करते हैं। तो क्योंकि आप जीते हैं दोबारा से, तो मैं चाहता हूँ कि एक अपना समय से थोड़ा सा चोरी करके हमारे जो यंग लोग हैं हमारे समुदाय के, उनको भी थोड़ा बताएं कैसे पॉलिटिक्स में आया जाए, क्या करा जाए, पॉलिटिक्स में क्यों आया जाए, ये भी शायद प्रश्न हो सकता है। तो उसके लिए भी आप, मैं चाहता हूँ कि एक अपना समय निकालिए, आप इसके बारे में क्या? Very happy to speak with you. I think it's really important कि we are engaged, and our जो young लोग हैं, हमारे youngsters हैं, I invite them, I encourage them to be part of the decision making, because काफी लोग बोलते हैं इलेक्शंस आ गया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, the way we vote and जो leadership है,
it makes a huge difference who gets up and who is in power, who is your local member, who is your councillor. It makes huge difference in my view. तो एक अगर एक सुझाव है part of the process. हाँ, एक सुझाव है वैसे कि जितने भी हमारे जो लोग जीते हैं उनके साथ मिलके एक हम ऐसे बनाए कि मे बी नेटवर्किंग का भी बना सकते हैं, वो आपसे मिलें, जाने कि कैसे क्या करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे जोड़ा जाए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? I think it's a very good idea because see, a number of times we get into these roles, but we do not have the training, we do not have the mentorship, we do not have the support system to understand the system itself. It's a very complicated system sometimes if you don't understand it. And can I say that, if I can summarize that in 3 P's, PPP. Pehla hai ki people. We need to understand our people that we are serving. What are their needs? What is it that they want from us? The second thing is policies. We need to understand ki hamara policies kya hai. What is it that we can do and what is it we can't do? There is certain things we cannot do. And we have to be on top of our policies that we create in council. And the third thing is power. What is our power? कैसे उसका अच्छी तरह से यूज कर सके. And those 3 P's in my view is important: policy, power and people. You need to understand these 3 things to make the best use of your role as a councillor. But can I, going back to your point, it's really important that we get together. See, when you meet, when you have a forum like that, as you know, you can bounce ideas, you can see what's happening in other councils, you can learn from them, you can get inspired, and you can go back and do the same thing if you like. If there is a good idea, you can implement that in your council as well. जी, इसको एक बनाते हैं और एक और आपसे आखिर में पूछना चाहेंगे कि अभी आपका क्या प्रोग्राम है, क्या यू फुल ऑफ एनर्जी ना? आप, मुझे मालूम है कि आप थके होंगे, काफ़ी आपने मेहनत करी है लेकिन अगर मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट थिंग, अभी स्टेट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. I don't feel tired or stressed because जो as long as my philosophy is as long as you put your 100% into something and you have been honest about that, you have clarity in mind and purity of thought, nothing else matters. तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे समिति, चलिए मैं मान लेता हूँ आप थके नहीं हैं लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी आपका हो गया ये काउंसिल वगैरह का, तो अब स्टेट में जाना है, ये सब करना है. व्हाट इज योर पॉलिटिकल अब आपको सर्व किसी हाई लेवल पे करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. जी, I think I always have said that I'm open to any opportunities. I'm ready for any opportunity if there is a bigger role to serve in a bigger capacity. I'm ready for that as well. हमारे जो दर्पण के श्रोता हैं वो आपके साथ में हैं समीर जी, और we really wish you all the best. आप जल्दी से स्टेट और फेडरल में भी जाएं, ऐसी हम आपके लिए कामना करते हैं. Thank you, Yatin ji. Thank you very much for your support and आपके सुनने वालों का support as well. And I really encourage you, anyone who is listening, if they want to be part of any political system, or even if you want to understand how things work, just contact me, please. Message me. तो आपके साथ चाय पीने को मिलेगी फिर, हैं? Of course, yes. I welcome that. Coffee on me at Parramatta somewhere. क्या बात है, ये हुई ना. आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी. Thank you very much. Thank you. तो राजेश जी, आज काफ़ी कुछ आप तैयारी करके आए हैं, तो दूसरा गाना हम कौन सा ऐसा बजाएं जो एक्चुअली ड्यूएट्स की बात हो रही थी, तो के साथ तो बहुत सारे उनके ड्यूएट्स नहीं है जी, लेकिन उस समय की आज की भी आशा भोसले, उनके साथ भी उनके ड्यूएट्स जो है बड़े फेमस हुए. बहुत सारे ड्यूएट्स उन्होंने साथ में गाए. तो आप देखें कि मंझी हुई 2 कलाकार हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले जी, दोनों साथ उन्होंने ड्यूएट किया और काफी फेमस रहे. चलो सुना देते हैं श्रोताओं को. ड्यूएट जो है वो आशा जी का और महेंद्र कपूर साहब का, वो सुना देते हैं. इन हवाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे. आजा आजा रे, तुझको मेरा
आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के उनको कुछ भी याद नहीं है उनको कुछ भी याद नहीं है अब कोई 100 बार पुकारे आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे तुम बेगाने बन जाओगे हम दीवाने हो जाएंगे कल बाहों का हार मिला था कल बाहों का हार मिला था आज अश्कों का हार पुकारे आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे तो हमारी रीना जी बताने वाली हैं आज का विनर कौन रहा है। तो आज पहली का विनर होगा the winner of the Colors of India $50 voucher is going to be सुधा शर्मा जी बहुत बहुत मुबारक उनको बहुत बहुत मुबारक उनको और बिल्कुल ठीक है तो आप बताने वाले हैं जी बहुत सारों ने सही जवाब दिए थे। तो इसके पीछे की स्टोरी ये थी कि आदमी फिल्म के लिए ये जो सॉन्ग है कैसी हसीन रात ये दिलीप कुमार और मनोज कुमार जी पे फिल्माया जाने वाला गाना था। तो उसमें बेसिकली रिकॉर्डिंग हुई थी तलत महमूद साहब और रफ़ी साहब दिलीप साहब के लिए गा रहे थे और तलत महमूद की आवाज़ जो है वो मनोज कुमार जी के लिए यूज़ हो रही थी। बट जब फिल्माया जाने लगा तो मनोज कुमार कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं इस आवाज़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप देखें फिल्म के लिए उसको महेंद्र कपूर साहब से गवाया गया। रफ़ी साहब को मालूम नहीं था कि वो गा रहे हैं, महेंद्र कपूर साहब को मालूम नहीं है कि वो पार्ट किसने गाया हुआ है। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो रफ़ी साहब ने फिर पूछा कि यार ये कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने कहा जी मुझे मालूम नहीं था। तो कंपोज़र जो थे उन्होंने भी कहा कि नहीं ये प्रॉब्लम थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने खूब प्रिपरेशन करी। सत्या जी आप हमारे मैसेज पढ़ दीजिए हमारे श्रोताओं। जी हमारे श्रोताओं ने आज बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारा प्रोग्राम लोगों को बहुत पसंद भी आया है। प्रोग्राम की शुरुआत में ही प्रदीप जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ का मैसेज भेजा था। लोगों को आज का विचार रैना जी का बहुत पसंद आया। हमें अपने आप में स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है और उसी तरह से हम सभी लोगों को एक समान मान पाएंगे। संगीता जी, हेमंत जी ने सही जवाब भी दिया था और इन्होंने बहुत जल्दी ही आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले पहली का जवाब जीता भी है। तो बहुत बहुत बधाई। प्रदीप जी को भी हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो पसंद आया, मधुर भजन और बहुत अच्छी जानकारी लगी। सुधा शर्मा जी को महेंद्र कपूर के गाने बहुत पसंद आए। हम सभी को उनकी आवाज़ आज हम सभी ने उसका अनुभव किया। शैलजा जी को नीले गगन के तले बहुत सुंदर गीत लगा।
और शैलजा जी ने साथ में ही संध्या जी को हार्दिक बधाई दी। भारतीय समुदाय के लिए अपनी विजय, उनकी जो विजय है वो महत्वपूर्ण और गर्व का विषय है और उनके लिए शुभकामनाएं दी। लीला तिवारी जी ने भी आज हमें बताया कि लता मंगेशकर जी का जन्म दिवस है 28 सितंबर को, उनके गाने उन्हें भी पसंद आ रहे हैं। राज जी को भी हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया। लीला तिवारी जी ने बताया कि आज विश्व गुलाब दिवस भी है, तो अगर आप गुलाब लेके किसी को देना चाहें तो आज दे सकते हैं। और रैना जी के विचार सभी को अच्छे लगे और उनका जो ये थॉट है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा थॉट है जो सभी श्रोताओं को पसंद आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूएन पे जो हम लोगों का डिस्कशन था वो भी लोगों को पसंद आया और युवा वर्ग की योग्यता व क्षमता प्रशंसनीय है। भारत का भविष्य सुरक्षित है हमारे युवा जन के हाथों में, ऐसा शैलजा जी का विचार है। और प्रदीप जी के विचार हम सभी जान चुके हैं। और साथ में ही ऋचा जी ने एक जानकारी शेयर की है कि नवरात्रि भजन संध्या वो 6 अक्टूबर को होने वाली है ग्रैंडविल रूम में, तो आप सभी आमंत्रित हैं, फ्री एंट्री है, उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आज के हमारे विनर को पहेली जीतने के लिए बधाई। कलर्स ऑफ इंडिया में एंजॉय कीजिए और हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा उनका अनुभव कैसा रहा। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम समापन की आपने हमारे साथ में जो समय दिया, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें जरूर बताइएगा। अगले रविवार को आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन प्रोग्राम पे बने रहिए। अभी हमारी मराठी भाषा का बहुत अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात।